जी बेटा, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 20, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। तो बुक को हम रीड करेंगे और उसके साथ साथ जहाँ पे डायग्राम्स की ज़रूरत पड़ी समझने के लिए, तो डायग्राम्स का सहारा लेंगे। तो बात शुरू करते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 20, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, क्रोमोसोम्स को डिफाइन किया है वेरी सिंपली, जिस तरह चैप्टर नंबर 4 में कहा गया था कि क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट अपीयर इनसाइड द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। यानी चैप्टर 4 का वही कॉन्सेप्ट कि क्रोमोसोम दरअसल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो नॉन डिवाइडिंग सेल में आपको नजर नहीं आते। और जैसे ही सेल डिवाइड करने लगता है, यूकैरियोटिक सेल, नॉट द प्रोकैरियोटिक, जब यूकैरियोटिक सेल डिवाइड होने लगता है माइटोसिस या मियोसिस के जरिए, तो उस वक्त क्रोमोसोम अपीयर होते हैं। इसका मतलब है पहले वो मौजूद थे लेकिन नजर नहीं आ रहे थे। तो नजर क्यों नहीं आ रहे थे, वो इस चैप्टर में हम आगे चल के बात करेंगे, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे क्रोमोसोम का तो उस वक्त बात क्लियर होगी। तो ये अपीयर होते हैं डिवीजन के वक्त, और फिर जब डिवीजन कंप्लीट होती है तो डिसअपीयर, गायब हो जाते हैं। सबसे पहले जिसने क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व किया, वॉल्टर फ्लेमिंग। ये पैराग्राफ आपके लिए एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट है। 1882 में वॉल्टर फ्लेमिंग ने सबसे पहले इनको ऑब्जर्व किया। कहाँ पर? स्लेमेंडर के लार्वी में, स्लेमेंडर लार्वी डेवलपमेंटल स्टेज में। और फिर उनकी डिस्कवरी के बाद से लेकर तमाम यूकेरियोट्स में ऑलमोस्ट ये क्रोमोसोम देखे गए। इनका नंबर जो है, क्रोमोसोम्स का नंबर किसी भी स्पीशी में, किसी भी सेल के अंदर वो वेरी करता है, यानी स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चंद मिसालें दी हैं जो एमसीक्यू के हवाले से आपको याद रहनी चाहिए। पेनिसिलियम एक फंगस, बहुत ही मशहूर फंगस जिससे पेनिसिलिन हासिल होती है, उसमें सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। अलबत्ता सिंगल मिनिमम से लेकर यहाँ पर एक मैक्सिमम रेंज दी है कि प्लांट्स के अंदर कुछ स्पीशीज में 500 पेयर्स तक मौजूद देखे गए हैं। अच्छा, मॉस्किटो में 6, हनी बी में 32, कॉर्न 20, शुगर केन 80, इसी तरह 26, 40, मुख्तलिफ एग्जाम्पल चैप्टर 4 में भी आपने पढ़ी थी। और ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट बात इन क्रोमोसोम्स के हवाले से, खासतौर पे ह्यूमन, ईच ऑफ दीज 46, ह्यूमन में जो 46 क्रोमोसोम हैं उनमें से हर क्रोमोसोम पर दरअसल हंड्रेड्स से लेकर, यानी सैकड़ों से लेके हजारों जीन होते हैं। ये बात हमने क्लास में भी डिस्कस की थी कि ह्यूमन जो जीनोम है वो तकरीबन कोई 25,000 जीन्स पर मुश्तमिल है, और ये 25,000 जीन सिर्फ 23 पेयर्स के ऊपर है। 23 पेयर्स, 46 क्रोमोसोम। तो हर क्रोमोसोम पेयर के ऊपर एवरेज अगर निकाले तो तकरीबन 1,000 से ज़्यादा जीन प्रेजेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि मिसिंग ऑफ ए पार्ट और होल ऑफ द क्रोमोसोम लीड्स टू सीरियस consequences, यूजुअली डेथ अकर्स। ये बात रिलेट करती है चैप्टर 21 की कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। उसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो मिसिंग ऑफ ए पार्ट और होल। पार्ट का तो कोई एग्जाम्पल नहीं दी गई, लेकिन अगर पूरा एक क्रोमोसोम कम हो जाए, तो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 21 में, क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर 22 तक अगर कोई क्रोमोसोम मिसिंग है तो ह्यूमन डेवलप ही नहीं होता। और अगर सेक्स क्रोमोसोम में मिसिंग हो, जैसा कि XO है, टर्नर सिंड्रोम, तो फिर वहाँ पे पॉसिबल है। तो बहरहाल कोई पार्ट मिस हो या पूरा क्रोमोसोम मिस हो जाए तो उसके नतीजे में बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं, इवन डेथ भी अकर हो सकती है। अब आगे है टॉपिक टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में यहाँ पर बात शुरू हो रही है टिपिकली। अब ये टिपिकली से क्या मुराद है? टिपिकली एक तो टाइप जहन में रखें, टाइप होती है रिप्रेजेंटेटिव। जिस तरह टिपिकल एंटीबॉडी
कि टिपिकल एंटीबॉडी का मतलब होगा एक ऐसा एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल जो दरअसल बाकी तमाम एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को जनरली रिप्रेजेंट करता है, यानी एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन मेन मेन फीचर उनके एक जैसे नजर आएंगे। इसी तरह टिपिकली एक क्रोमोसोम। अब ये जो टिपिकल क्रोमोसोम लिया जाता है, ये दरअसल लिया जाता है मेटाफेज क्रोमोसोम को। टिपिकल मेटाफेज क्रोमोसोम, ये होगी मुकम्मल दुरुस्त बात। यानी जब आप डिस्क्राइब करेंगे कि क्रोमोसोम कैसा होता है, तो आप कहेंगे कि एक टिपिकल मेटाफेज क्रोमोसोम मुश्तमिल होता है किनके ऊपर? क्रोमेटिड्स। क्योंकि अगर आप मेटाफेज से आगे चलें माइटोसिस में, यानी एनाफेज का क्वेश्चन कर लिया जाए, एक टिपिकल एनाफेज क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस कैसा होगा, तो टिपिकल एनाफेज क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स पर नहीं, सिर्फ क्रोमेटिड पर मुश्तमिल होगा, सिंगल क्रोमेटिड पर। ठीक है। तो ये क्रोमेटिड्स यानी दो क्रोमेटिड्स में कब होते हैं? जब ये मेटाफेज क्रोमोसोम की बात की जाए। तो ये एक टिपिकल मेटाफेज क्रोमोसोम है। अब इसके मुकाबले में यहाँ पर जो डायग्राम दी है, इसके अंदर हमें ये एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इसके साथ जो यहाँ पे दी गई है, इसके अंदर दो स्ट्रक्चर हैं डबल। तो दरअसल बात की जा रही है टिपिकल मेटाफेज की, जो मुश्तमिल है दो क्रोमेटिड्स के ऊपर। लेकिन जब ये दोनों क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं, तो फिर यही क्रोमेटिड क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो दरअसल क्रोमोसोम ये है, और ये टिपिकल मेटाफेज क्रोमोसोम कहलाता है। तो क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि आपसे सवाल किसका किया गया है, जनरल डिस्क्रिप्शन है। तो जनरली किसी भी क्रोमोसोम को जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि टिपिकल मेटाफेज क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है। वो दो क्रोमेटिड्स अपने सेंट्रोमियर के जरिए से जुड़े होते हैं। सेंट्रोमियर का मतलब सेंट्रल पार्ट। जो सेंट्रोमियर है उसे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहा जाता है। कंस्ट्रिक्शन का मतलब है कंस्ट्रिक्टेड एरिया, जिस तरह वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन में हम कह रहे थे कि जो ब्लड वेसल है वो कंस्ट्रिक्ट कर गई, पिचक गई। तो यहाँ पे भी कंस्ट्रिक्शन का मतलब एक पिचका हुआ पोर्शन, फॉर एग्जांपल ये साइट। ठीक है। तो ये जो पिचका हुआ पोर्शन है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन दिखाई है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन यहाँ पे दिखाई गई है। तो सेंट्रोमेयर जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, ये तो हर क्रोमोसोम में पाई जाती है, क्योंकि प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का काम ये है कि उसके साथ जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अटैच हों। अलबत्ता बाज क्रोमोसोम के अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन और इवन टर्शरी कंस्ट्रिक्शन भी नजर आती है। ये यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन शो की है। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं होते। अच्छा, अब यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा कि जब आप डिस्क्राइब करें कि एक टिपिकल मेटाफेज क्रोमोसोम कैसा होता है, तो आपने सिर्फ प्राइमरी की बात करनी है, सेकेंडरी की बात नहीं करनी। क्योंकि सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन तमाम में नहीं पाई जाती। जब हम टिपिकल लेते हैं तो टिपिकल वो लेते हैं, वो फीचर बयान किए जाते हैं जो सब में पाए जाते हों। ठीक है। तो टिपिकल मेटाफेज क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड पर मुश्तमिल होगा। सेंट्रोमेयर बज़ाहिर एक नजर आएगा, लेकिन एक्चुअली वो दो होते हैं। हम जरा यहाँ पर डायग्राम को अगर देखें, ये है एक टिपिकल मेटाफेज क्रोमोसोम। टिपिकल मेटाफेज क्रोमोसोम। और मेटाफेज में आप जानते हैं कि मेटाफेज में क्रोमोसोम दरअसल अरेंज होते हैं स्पिंडल अपरेटस के ऊपर। तो ये आपको स्पिंडल फाइबर नजर आ रहे हैं। और ये स्पिंडल फाइबर कौन से होंगे? तीन टाइप के आपने स्पिंडल फाइबर पढ़े हैं। जी बेटा, कोई जवाब देगा? ये कौन से स्पिंडल फाइबर हैं जो अटैच है क्रोमोसोम के साथ? आवाज आ रही है बेटा? क्लास में इस वक्त 22 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। 21 मुझे निकाल कर। मकिया हसन, बेटा आवाज आ रही है? जी सर। जी जी। सर, आ रही है। जी, सवाल मेरा सुना आपने? क्या पूछा है जी मैंने? सर।
जी, ये जो फाइबर आपको नजर आ रहे हैं स्पिंडल फाइबर, क्योंकि टिपिकल मेटाफेज क्रोमोसोम का मतलब है मेटाफेज, और मेटाफेज में स्पिंडल के ऊपर अरेंज होते हैं। तो ये कौन से फाइबर हैं जो अटैच आपको नजर आ रहे हैं? तीन तरह के फाइबर होते हैं ना, एस्ट्रल, जी सर। पोलर और काइनेटोकोर। काइंड तो जी, ये आपके सामने लिखा हुआ भी है, काइनेटोकोर जी माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो रिव्यू। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स दरअसल क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होते हैं। और सेंट्रोमेयर में एक खास पोर्शन होता है, खास एरिया, जहाँ पे कुछ मखसूस किस्म की प्रोटीन और मखसूस डीएनए मौजूद होता है, जिस एरिया को कहते हैं काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर से अटैच होने वाले फाइबर काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल या काइनेटोकोर फाइबर कहलाते हैं। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इसलिए हर क्रोमोसोम में लाजमन होती है, और अगर वो नहीं होगी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, तो स्पिंडल अपरेटस के ऊपर वो क्रोमोसोम अटैच नहीं हो पाएगा। जब अटैच नहीं होगा तो उसके नतीजे में भी क्या होगा कि वो क्रोमोसोम जो डॉटर सेल है उनमें बराबर तकसीम नहीं हो पाएगा, नतीजतन वो एबनॉर्मेलिटीज भी आएंगी जो हमने चैप्टर 21 में पढ़ी हैं। ठीक है, तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तमाम क्रोमोसोम में मस्ट है। तो टिपिकल में प्राइमरी का तस्करा आप करेंगे, सेकेंडरी सब में नहीं होती। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, तो ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, और मैंने निशान ऊपर लगाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ ऊपर वाला एक क्रोमेटिड, यहाँ से ये पार्ट, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये है एक क्रोमेटिड जिसको मैंने एनसर्कल कर दिया। जबकि दूसरा क्रोमेटिड कौन सा है? दूसरा क्रोमेटिड ये है इसके साथ जो इधर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये दोनों क्रोमेटिड दरअसल एक ही क्रोमोसोम से रेप्लिकेट होकर पैदा हुए हैं, यानी कॉपी होकर। तो ये दोनों एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी भी हैं। ये दोनों हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, और सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, तो टिपिकल मेटाफेज क्रोमोसोम किस पर मुश्तमिल होगा? दो क्रोमेटिड्स के ऊपर। बुक ने सेंट्रोमेयर लिख दिया तो आप सेंट्रोमेयर कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर दोनों के अपने अपने सेंट्रोमेयर हैं जो जुड़े हुए हैं। दरअसल सेंट्रोमेयर के पॉइंट पर ये आपस में जुड़े हैं। और ये जुड़े किससे होते हैं? यहाँ पे अगर इसको हम और मैग्नीफाई करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कोहेसिन प्रोटीन। ये कोहेसिन प्रोटीन है जो, जिनके जरिए से ये आपस में जुड़े हैं। ठीक है, तो ये दरमियान में ये कोहेसिन प्रोटीन, तो कोहेसिन नाम की प्रोटीन इनको आपस में जोड़ती है। तो ये दो क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल मेटाफेज क्रोमोसोम को हम दरअसल एक क्रोमोसोम काउंट करते हैं, जब तक ये आपस में जुड़े हैं। लेकिन जब ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो हम इन्हीं को क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये दो क्रोमेटिड हो गए, ये एक आर्म हो गया, ये दूसरा आर्म हुआ। इसी तरह इस क्रोमोसोम का एक आर्म और ये दूसरा आर्म। इसी को अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम जिसके दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़े आपको नजर आ रहे हैं। तो ये है कोहेसिन प्रोटीन, ये सेंट्रोमियर का रीजन है जहाँ पे आपको दो ही सेंट्रोमियर नजर आ रहे हैं जो आपस में जुड़े हैं। लेकिन फिर होता क्या है कि जब ये आगे चलते हैं तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कोहेसिन प्रोटीन इससे रिमूव हुई, ये अलग हो गए। अलबत्ता कोहेसिन प्रोटीन अभी रिमेन एट सेंट्रोमेयर, तो सेंट्रोमेयर पे जुड़े हुए हैं। और माइटोसिस के अंदर जब एनाफेज आएगा तो एनाफेज में इनके सेंट्रोमेयर भी अलग अलग हो जाएंगे। और जैसे ही ये दोनों क्रोमेटिड अलग अलग होंगे तो ये दोनों क्रोमोसोम कहलाएंगे। पहले इसको कंप्लीट एक क्रोमोसोम कहा जा रहा था, टिपिकल मेटाफेज क्रोमोसोम, और अब इसी से दो क्रोमोसोम हमारे सामने आ गए। तो क्रोमेटिड को डिफाइन अगर हम चैप्टर 4 से करें तो उसके अंदर भी यही कहा गया है कि क्रोमेटिड
दरअसल आइडेंटिकल कॉपी है, रेप्लिका है क्रोमोसोम का, उस वक्त तक जब तक वो जुड़े हैं। अनसेपरेटेड रेप्लिका ऑफ ए क्रोमोसोम, ये डेफिनेशन चैप्टर 4 में मिलेगी। चैप्टर 4, चैप्टर 21, चैप्टर 20, चैप्टर 2, इनके अंदर आपको डिटेल मिलेगी क्रोमोसोम एंड डीएनए की। और जितनी डिटेल है उनको आपस में आपने कनेक्ट करना है, ठीक है। हो सकता है कुछ बातें 4 में मिलें, कुछ 2 में मिलें, कुछ 20 में और कुछ 21 में। तो जी, यहाँ तक क्लियर हो गई बात क्रोमेटिड और क्रोमोसोम। तो ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम किस पर मुश्तमिल होता है, क्रोमोसोम की कंपोजिशन बताएं। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से तो आप टिपिकल मेटाफेज क्रोमोसोम की ये डिस्क्रिप्शन देंगे, दो क्रोमेटिड, दो सेंट्रोमियर जो आपस में जुड़े हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी की बात नहीं करेंगे। और ये डायग्राम भी साथ बनेगी। इससे आगे है बुक में डिस्क्रिप्शन कैरियोटाइप की। कैरियोटाइप की बात हम क्लास में कर चुके हैं। कैरियोटाइप हमने बात की थी, कैरियोटाइपिस्ट। कैरियोटाइपिस्ट जो है वो किसी भी पर्सन का, और आमतौर पे ये टेस्ट होता है नवमौलूद बच्चों का, अगर कोई प्रॉब्लम सामने नज़र आ रहा हो, या इवन बच्चे की पैदाइश से बहुत पहले जब एम्ब्रियो बनता है तो उस वक्त एमनियोटिक फ्लूइड से सेल लेकर उस नए इंडिविजुअल के, नए बच्चे के जो अभी बन रहा है, तो उन सेल्स को ऑब्जर्व करके पहले से ये पता चलाया जा सकता है कि कहीं उसको डाउन सिंड्रोम, इसी तरह लाइनफेल्टर या टर्नर सिंड्रोम, या इसी तरह जो चैप्टर 21 में हमने मुख्तलिफ सिंड्रोम पढ़े हैं, कि कहीं उसको कोई इस किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये कैरियोटाइप इस हवाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग डेवलपमेंट, बच्चे में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है, क्रोमोसोमल एब्रेशन है, तो पहले से उसका पता लगा लिया जाए। और अगर पेरेंट्स चाहें तो उसको आगे कह लें कि डेवलप होने दिया जाए, या उसको पहले ही पेरेंट्स की मर्जी से ख़त्म कर दिया जाए। ये बहरहाल मज़हब से हटकर मैं साइंस के हवाले से बात कर रहा हूँ कि काउंसलिंग इसको कहा जाता है। तो क्रोमोसोम एक टिपिकल अरेंजमेंट क्रोमोसोम्स का, ये हम बात कर चुके हैं। इस अरेंजमेंट के अंदर सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम नंबर 1, उसके बाद छोटा नंबर 2, उसके बाद नंबर 3, फिर 4, 5, और इस तरह जो 22 है लास्ट में सबसे छोटा नज़र आएगा। अलबत्ता सेक्स क्रोमोसोम को हम अलग रखते हैं और उसको लास्ट नंबर दिया जाता है। यानी इसको अगर हम थोड़े से वाज़े तौर पे देखें तो कुछ ये कैरियोटाइप, ठीक है। ये मुख्तलिफ क्रोमोसोम नज़र आते हैं ड्यूरिंग डिवीजन, उनकी बाकायदा पिक्चर्स बनाकर कैरियोटाइपिस्ट उनको अरेंज करता है। क्रोमोसोम 1, 2, 3, और जो 23 है सेक्स क्रोमोसोम, इसको अलग रखते हैं। यहाँ पर जो कैरियोटाइप नज़र आ रही है, जी बेटा ज़रा तवज्जो, यहाँ पे जो आपको कैरियोटाइप नज़र आ रही है चैप्टर 21 में, किस सिंड्रोम को इंडिकेट करती है? जी मुबशरा मौजूद है? ईमान फातिमा? जी, क्लास में कौन कौन मौजूद है? फिजा अली, बेटा आवाज आ रही है? फिजा अली, ये बेटा मैं चेक कर रहा हूँ, ये हाजिरी हो रही है आपकी? क्या आप लोग हैं भी या फकत मोबाइल पे लॉग इन करके कहीं गायब हैं? फिजा अली भी गायब है? अच्छा। मायरा खान? मैसेजेस नहीं करें, मैसेज नहीं करें, माइक खोलकर बता दें और फिर बंद कर दें। जी मायरा खान?
हमारे क्लास में तो ऐसी खामोशी नहीं होती फिजिकल में जितनी खामोशी यहाँ पे छाई हुई है। मिनाहिल फातिमा, बेटा आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। सवाल सुनाई दिया? चलिए पता चला जी क्लास में। सर। जी, क्या सवाल किया मैंने, जरा कैरियोटाइप को देखें। और चैप्टर 21, जरा गौर करें कौन सा सिंड्रोम इस कैरियोटाइप की बेस पे डायग्नोज किया जा सकता है। एडवर्ड, लाइनफेल्टर, डाउन, कौन सा? सर, क्लाइन फिल्टर। लाइनफेल्टर में क्या डिस्ट प्रॉब्लम क्लाइन होती है? फिल्टर। जी जी, क्लाइनफेल्टर की क्या इंडिकेशन होगी, कैसे पता चला? अच्छा चलें किसी और से पूछते हैं। हम्म, रिदा शाहिद, ये बेटा आवाज आ रही है? रिदा सर, शाहिद। जी जी। क्योंकि उसमें दूसरे सेक्स क्रोमोसोम के अलावा दूसरे क्रोमोसोम भी होते हैं, इसलिए। नहीं, क्लाइनफेल्टर में तो होता है जी, जो है एक्स एक्स वाई, यानी एक्स एक से ज्यादा होते हैं, वाई वाई भी मौजूद होता है। तो यहाँ पे तो जिसको मैंने अनसर्कल भी किया हुआ है जी। ये 23rd, तो यहाँ तो एक्स भी एक है और वाई भी एक है बेटा। ये लाइन फिल्टर कैसे हो गया? निम्रा जी। जी अयाज, जी बेटा, आप बता सकते हैं ये? मैंने तो एनसर्कल उसको किया था 23rd, ये पेयर है, ये नहीं कहा था कि इसको इसमें कोई प्रॉब्लम है। निम्रा अयाज। जी सर। जी, कौन सा प्रॉब्लम है इस कैरियोटाइप से, डायग्नोज कौन सा कैर हो रहा है? सर, कुछ समझ ही नहीं आ रही इधर। नहीं समझ आ रहा? स्क्रीन को जूम कर सकते हैं सारे आप? क्रोमोसोम्स ही नजर आ रहे हैं। क्रोमोसोम इनको ना देखें, इधर ये कैरियोटाइप देखें। इसको मैं और जूम कर देता हूँ। 21 में प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? हम्म, 21 में आपको 3 सारे क्रोमोसोम नजर आ क्रोमोसोम ही रहे हैं। नजर। तो फिर ये कौन सा सिंड्रोम हुआ? जी सर। जी जी, कौन सा सिंड्रोम होगा? ऑटोसोमल। ऑटोसोमल है और सही है रहने दे। डाउन सिंड्रोम। 3 क्रोमोसोम्स हैं 21 में। डाउन सिंड्रोम में 3 होते हैं ना, 21 में। डाउन जी जी, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जी। बेटा ये जो चीजें ओ पढ़ाई जा रही हैं शुक्र। इनका कोई पर्पज है कि कुछ तो आप उससे अखज कर सकें, ठीक है? अच्छा चलें, तो कैरियोटाइप बहरहाल हमने डिस्कस की थी बेटा क्लास के अंदर। वो उम्मीद है याद होगी आपको। इस तरह कैरियोटाइप बनाकर दरअसल उससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि बच्चा किसी प्रॉब्लम का शिकार तो नहीं है, ताकि कोई डिसीजन लिया जा सके उसकी पैदाइश से पहले भी। अच्छा, क्रोमोसोम की टाइप्स, अब टाइप्स जो हैं, अब यहाँ पे आप देखें क्रोमोसोम आपको डुप्लीकेटेड नहीं दिखा है, सिंगल कॉपी दिखाई है। डुप्लीकेटेड अगर इसका होगा तो डुप्लीकेटेड इस क्रोमोसोम का, क्योंकि ये यहाँ बनाना ज़रा ड्रा करना थोड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा डिफरेंट, तो ये डुप्लीकेटेड होगा, ठीक है? तो सिंगल जो क्रोमोसोम होता है वो दिखाया है। तो क्रोमोसोम पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर की बेस पर 4 टाइप्स के, टेलोसेंट्रिक जिसके अंदर सेंट्रोमेयर बिल्कुल किनारे पर है, एक्रोसेंट्रिक जिसके अंदर किनारे से थोड़ा सा दूर है, तीसरे नंबर पे सब मेटासेंट्रिक के अंदर सेंट्रोमेयर सेंटर में तो नहीं है, अलबत्ता सेंटर से थोड़ा दूर है, और उसके नतीजे में एक
आर्म छोटा और एक आर्म बड़ा बनता है। जबकि ये जो दिखाया है इसके अंदर सेंट्रोमियर तकरीबन सेंटर में, तकरीबन, तो तकरीबन सेंटर के नतीजे में दोनों आर्म ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं सेम लेंथ के बनेंगे। ये तो हो गई फोर टाइप्स। टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल किनारे पर, एक्रोसेंट्रिक में किनारे से थोड़ा सा दूर, यानी किनारे से थोड़ा पहले। इसके नतीजे में बिल्कुल ही अनइक्वल, बहुत ही छोटा सा एक आर्म बनता है ऊपर और नीचे बड़ा आर्म। सब मेटासेंट्रिक में दो आर्म होते हैं लेकिन एक आर्म छोटा वाजे तौर पर और एक बड़ा। और मेटासेंट्रिक में दोनों आर्म तकरीबन बराबर लेंथ के होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है एक लाइन, ये लाइन क्या इंडिकेट करती है? ये लाइन इंडिकेट करती है इसी फाइबर को जो हम बात कर चुके हैं इस डायग्राम में। दरअसल ये फाइबर जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर फाइबर, जब ये यहां से अलग होगा, अलग होकर ये मूव करेगा। कब मूव करेगा? एनाफेज में। एनाफेज में जब ये मूव करेगा तो ये दरमियान से खींचा जाएगा। तो दरमियान से खींचने पर इसकी डायग्राम कैसी बनेगी? ये कैसा नजर आएगा? दरमियान से खींचने पर ये क्रोमोसोम फिर हमें यूं नजर आएगा। जी, बात फॉलो कर रहे हैं? ये क्रोमोसोम इस तरह से हमें मूव करता नजर आएगा, जिसको एक तरफ से इधर से खींचा जा रहा है। बात समझ गए? सॉरी, इसको मैंने गलत बना दिया। ये यूं, इस तरह से, यूं। ठीक है। अब यूं करने में ये शेप आपको नजर आएगी, वी शेप। तो यहाँ पर ये जो शेप्स दिखाई हैं दरअसल ये वी शेप है, उल्टा वी आपको नजर आ रहा है। ठीक है। तो जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं ड्यूरिंग मियोसिस या माइटोसिस, जब ये मूव करते हैं तो वी शेप के नजर आ रहे होते हैं। जो सब मेटासेंट्रिक है ये हमें नजर आएगा एल शेप का। यहाँ पे तस्करा नहीं किया, ये एल शेप है। ये जो है ये जब मूव करेगा तो ये नजर आएगा जे शेप का। जिस तरह जे शेप में एक लॉन्ग और एक छोटा सा हम नीचे आर्म बना देते हैं जो मुड़ा हुआ। और ये जो है ये नजर आएगा आई शेप में। ठीक है। तो आई, जे, एल और वी शेप इनकी नजर आती हैं ड्यूरिंग मियोसिस या माइटोसिस, जब ये अलग अलग होकर मूव करते हैं। तो ये लाइन दरअसल स्पिंडल फाइबर है जो इनको खींचता नजर आता है। तो बहरहाल, तो शेप्स ऑफ क्रोमोसोम इन्हीं को टाइप्स कहा गया है। ये क्रोमोसोम की फोर टाइप्स, टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक है। ह्यूमन के अंदर टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं पाए जाते, यानी ऐसा कोई क्रोमोसोम नहीं है ह्यूमन में जिसके किनारे पर सेंट्रोमेयर हो। तो ये एक टेबल है, इसको स्क्रीन को रोककर जब आप रिकॉर्डिंग देखें तो उसमें आप कह लें कि देख सकते हैं मुख्तलिफ शेप के। ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर 1 जो है ये मेटासेंट्रिक है। इसी तरह बाकी भी। अलबत्ता ह्यूमन के अंदर टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं पाए जाते। रोडेंट्स जो कि मैमली हैं उनके अंदर ये हमें नजर आते हैं। बहरहाल, इससे आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, इससे आगे है क्रोमोसोम की कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, अब यह है केमिकल कंपोजिशन। केमिकली क्रोमोसोम को देखें तो इसके अंदर हमें 40% डीएनए और 60% प्रोटीन नजर आती हैं कुछ मिकदार में। और कितनी मिकदार? सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आरएनए, यानी आरएनए भी हमें क्रोमोसोम में मिलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आरएनए क्रोमोसोम की कंपोजिशन में शामिल है। दरअसल क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए में इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन जब कॉपी होती है आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन के जरिए तो ऑटोमेटिकली आरएनए भी वहाँ पर मौजूद होता है। तो ऐसे मेथड्स के बिल्कुल प्योरीफाई कर लिया जाए क्रोमोसोम को, ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो वो आरएनए जो डीएनए से कॉपी हो रहा होता है
वो भी जब एनालिसिस करते हैं तो साथ आ जाता है, लेकिन ये ना समझा जाए कि आरएनए क्रोमोसोम का हिस्सा होता है। जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे समझने की है वो क्या है कि द डीएनए ऑफ ए क्रोमोसोम इज, यानी एक क्रोमोसोम में जो डीएनए है, इज वन, एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, वेरी लॉन्ग, और डीएनए का मॉलिक्यूल बहुत लंबा, डबल स्ट्रैंडेड फाइबर दैट एक्सटेंड्स अनब्रोकन, और ये लंबा सा डीएनए का फाइबर कहीं से ब्रेक नहीं होता, थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की पूरी लेंथ में ये डीएनए का फाइबर मौजूद होगा। ये है डीएनए फाइबर, डबल स्ट्रैंडेड, जो चैप्टर नंबर 2 में भी आपने पढ़ा था। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये फाइबर इन द एंटायर लेंथ, एंटायर लेंथ, अब ये है आपके सामने क्रोमोसोम, ठीक है, ये दो क्रोमोसोम आपको नजर आ रहे हैं। तो इन दो क्रोमोसोम में डीएनए के कितने मॉलिक्यूल या डीएनए के कितने फाइबर होने चाहिए? जी बेटा, अभी हमने ये पढ़ा कि एक क्रोमोसोम के अंदर दरअसल एक डीएनए का लॉन्ग मॉलिक्यूल, फिब्रस मॉलिक्यूल मौजूद है, जो कहीं से ब्रेक नहीं है कि दो हो जाए, यानी सिंगल लॉन्ग फाइबर है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो दो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम आपको नजर आ रहे हैं इस डायग्राम में, इसमें डीएनए के कितने फाइबर मौजूद होंगे? जी, ईमान फातिमा है क्लास में? सर 2 फाइबर, 2 या 4। जी, थोड़ा कोई और? सर 4 होंगे या 2 होंगे? सर 4 होंगे, 4। फोर? जी, फोर होंगे। तो दरअसल इसके अंदर एक 4 डीएनए होंगे। फाइबर ये है, ठीक है, दूसरा जो क्रोमेटिड है उसके अंदर कॉपी हुई है। 2 होंगे। जी जी, एक क्रोमोसोम में दो होंगे, ठीक है। ये एक जो मैंने लाइन लगाई, ठीक है ना, देख रहे हैं ना ब्लू दो लाइन? होंगे ना? जी, एक क्रोमोसोम में ये एक हुआ, जब ये डुप्लीकेट हुआ तो ये दूसरा हो गया, ठीक है, एंटायर लेंथ में। तो दो क्रोमेटिड का मतलब दो डीएनए, और ये जो दूसरा है, मैंने कहा था इन दोनों के अंदर टोटल में, तो इसके अंदर भी दो होंगे। तो इस तरह यहाँ पे चार डीएनए के मॉलिक्यूल मौजूद हैं। एक क्रोमोसोम को कहें तो एक क्रोमोसोम में दो हैं डुप्लीकेटेड में, ठीक है। और अगर डुप्लीकेटेड ना हो, डुप्लीकेटेड ना हो, तो फिर हम कहेंगे कि सिंगल है। तो यहाँ पर ये जो बात की है ना कि अ डीएनए ऑफ क्रोमोसोम इन एवरी, ठीक है, तो एक क्रोमोसोम, अब यहाँ पे दरअसल बात हो रही है इसकी, ये जो आपको क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं ना, ये वाला जो डुप्लीकेटेड नहीं है, तो जो डुप्लीकेटेड नहीं है उसके अंदर तो डीएनए का एक ही मॉलिक्यूल होगा, लेकिन जब ये डुप्लीकेट हो जाएगा तो डुप्लीकेट होने में डीएनए के फिर दो फाइबर होंगे, ठीक है बेटा। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन ध्यान में रखें कि डीएनए एक क्रोमोसोम में एक डीएनए, और अगर क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड है यानी मेटाफेज क्रोमोसोम है तो फिर दो डीएनए के फाइबर, और अगर पेयर की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चार हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात जो यहाँ पे है कि फर्दर मोर, if the strand of DNA from single chromosome were laid out in straight line, it would be about 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी ये जो फाइबर है डीएनए का, अगर जो नजर भी नहीं आ रहा, अगर इसको खोल के पूरी लेंथ में इसको खोल लिया जाए तो ये तकरीबन 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब सेल तो 5 सेंटीमीटर से बहुत छोटा होता है, तो ये इतना लंबा फाइबर कैसे एडजस्ट हुआ, उसको यहाँ पे ये सवाल उठाया गया कि हाउ कैन दिस लॉन्ग डीएनए फाइबर, ये एक छोटे से नजर न आने वाले बिल्कुल, यानी जो न्यूक्लियस है उसको अगर हम नापें तो वो तो मिलीमीटर में भी नहीं, वो तो नैनोमीटर्स के अंदर उसको नाम यूकेरियोटिक है तो मिलीमीटर में शायद वो नापा जा सके, सॉरी मिली कह रहा हूँ, माइक्रोन मीटर में। तो माइक्रोन मीटर के अंदर, और ये सेंटीमीटर है, तो ये कैसे उसके अंदर आया, ये एक सवाल यहाँ पे जनरेट किया है।
और इसका जवाब फिर आगे अगले पेज पर है। तो बेटा हमारे पास ये आखिरी 1.5 मिनट चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, अभी ये कह लें कि ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद हम दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इसको स्ट्रक्चर को आज हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। अभी कोई क्वेश्चन? ओके चलिए, 1 मिनट है, बात हम आगे कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिया है बेटा, ये जो डायग्राम आपके सामने है, इस डायग्राम में इस लॉन्ग डीएनए के फाइबर को कॉइल होता दिखाया है। मैं ब्रीफली इसको बात कर लूँ और उसके बाद फिर अपने डायग्राम के साथ। ये है डीएनए का डबल हेलिकल डबल स्ट्रैंडेड फाइबर। ये फाइबर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कॉइल होता हुआ इस तरह से, ठीक है। और फिर ये आगे गया, फिर कॉइल हुआ 2 मरतबा, फिर आगे गया, और इस तरह ये कॉइल होकर ये है न्यूक्लियोसोम। और फिर ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपको इकट्ठे नजर आ रहे हैं, ठीक है। फिर ये इकट्ठे होकर ये क्रोमेटिन फाइबर की शक्ल इख्तियार, यहाँ पे इसे क्रोमेटिन फाइबर कहा है, ये दरअसल है, कह लें कि लूप। और फिर ये लूप्स बहुत सारी इकट्ठी हैं इसके अंदर। और फिर ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये दरअसल इसका छोटा सा पार्ट है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ से एक क्रोमेटिड को थोड़ा सा काट के लिया है, ठीक है। यानी एक क्रोमेटिड